नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। जैसे मेरे बड़े कुछ लोगों ने मेरे को क्वेश्चन किया कि सर बड़ा खतरनाक आपका तजुर्बा और इसका जो टाइटल आपने रखा है ये बहुत खतरनाक है, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ, यानी जबड़ों से आप किस तरह बच के आ गए। इसका मतलब यही है सीधा। मैंने कहा बहुत बार हुआ कि शायद मेरी अकल ने, मेरे एक्सपीरियंस ने मेरे को बचाया। एनीवे, आज की जो स्टोरी है ये मेरे फादर के टाइम की है। एक टाइम पे था कि जब राजस्थान और महेंद्रगढ़ एक जगह है हरियाणा में, उसके बॉर्डर में कुछ ड्रिलिंग हो रहा था और वहाँ कैंप लगा हुआ। तो फादर को कुछ दिनों के लिए यहाँ से निकल के, तब तो लखनऊ में ही पोस्टिंग थी उनकी, उनको निकल के वहाँ महेंद्रगढ़ में जाके वहाँ टेंट लगे रहते थे, टेंटों में रहना था। और जिस एरिया में ड्रिलिंग हो रही थी वहाँ छोटे छोटे थे हिलॉक्स थे, पहाड़ तो नहीं थे बट जो हिल्स होते हैं उसका रेंज था। एक प्लेन जगह थी जहाँ पर कैंप बनाया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और वहीं फादर भी गए थे और फिर वह बोल के भी गए थे कि मेरे को वहाँ 15-20 दिन इंस्पेक्शन पे रहना पड़ेगा, ड्रिलिंग देखनी पड़ेगी। पता नहीं क्या निकल रहा था वहाँ से, आयरन ओर निकल रहा था, जो भी जिसके लिए वो लोग ड्रिलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने ये किस्सा हम लोगों को बताया था। जब मैं छुट्टी हो गई थी तो हम भी गए थे महेंद्रगढ़ उसी के एक टाइम पे। तो उन्होंने ये किस्सा महेंद्रगढ़ का हमें बताया था कि महेंद्रगढ़ में जहाँ उनका कैंप था उसके और जो लोकल विलेज, जो नियरेस्ट लोकल विलेज था, उसके बीच में एक पॉन्ड था, बहुत बड़ा सा पॉन्ड। और विलेजेस के जितनी लाइफ स्टॉक्स थी, यानी जो कैटल थी, गाय हो भैंसा हो, ये सब वहाँ पर पानी पीने आते थे। दिन भर जो चारा चरते थे जंगलों में और फिर वहाँ पानी पीने आते थे। वहाँ मछली भी थोड़ी बहुत रहती थी, कैंप वाले भी वहाँ से कुछ मछली पकड़ के लाते थे, विलेजर्स भी ले जाते थे। तो उस समय तक तो लाइफ उनकी अच्छी चल रही थी। हुआ क्या कि नियर बाय कोई छोटा मोटा एक डैम था, वो एक बरसात में कहीं से वो टूट गया है, एक हिस्सा उस डैम का टूट गया जो भी था। तो वो टूट के पानी, थोड़ा बरसात के टाइम की बात थी, तो पानी काफ़ी इस लेक के अंदर भी आ गया। लेक जो है थोड़ा सा बढ़ भी गया। और एक दिन एक विलेजर आया जिसकी गाय जो थी चरने गई भी थी उसी में, और फिर पानी पीने गई और वो फिर लौट के नहीं आई। तो ये जंगल में था, वहाँ से जो लोग, उन लोग की काउंट होती है कि भाई गाय भैंस हमारी कितनी गई हैं कितनी नहीं आई हैं। तो डर ये भी रहता था, कुछ लेपर्ड्स भी थे उस एरिया में, जैकॉल भी थे, और हाँ वुल्फ्स जो है आपके भेड़िए भी थे। तो डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर पकड़ के ले गया। तो इन लोगों ने जंगल में सर्च करना चालू किया। अब जंगल में सर्च करना किया तो कहीं कुछ दिखाई नहीं। भाई इतनी बड़ी गाय अगर कोई खींच के ले गया जानवर, कहीं ना कहीं तो उसकी बॉडी मिलेगी, कुछ नहीं मिला। तो बात आई गई हो गई, ये लोग वापस चले गए। और छोटी छोटी गाँव में मैंने पहली स्टोरीज में ये बताया कि एक गाय का चले जाना है, इन्हें बहुत किलो दूध का चले जाना, जिसको बेच के वो अपनी जीविका चलाते हैं। तो जो प्रधान था उसने बोला कि भाई एकदम से ये गाय गायब कैसे हो गई और इसकी लाश भी नहीं दिखी, ये कैसे हो सकता है। नेक्स्ट डे, खैर बात आई गई होगी, नेक्स्ट डे फिर ये लोग अपना जो चराने के लिए जंगलों में चले गए गाँव वाले। अगले दिन एक बछिया थी, वो गायब हो गई। तो जब बछिया गायब हो गई तो ये विलेजर्स बड़े चिंतित हो गए, बट वो बछिया मिली भी नहीं। जैसे गाय नहीं मिली थी वैसे वो बछिया नहीं मिली। तो ये बात कैंप तक भी आ गई, क्योंकि काफ़ी विलेजर्स जो थे कुछ चीज़ें सप्लाई करने के लिए आते रहते हैं। और विलेजर्स और कैंपर्स जो हमारे यहाँ का क्लास 4 का स्टाफ था, बहुत मिलते जुलते थे आपस में। तो जब ये बात पता लगी तो उन्होंने फादर को बताया। फादर ने फिर वहाँ के जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर थे उनको बताया, क्योंकि जब आप कैंप लाइफ में रहते हैं तो नॉर्मली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टाफ एंड फॉरेस्ट स्टाफ, आप क्योंकि जंगल के एरिया में रह रहे हैं तो आपका मिलना जुलना हो जाता है। तो जब ऑफिसर को बताया तो उन्होंने कहा कि इधर तो लेपर्ड कभी देखा नहीं गया, काफ़ी टाइम हो गया है, ये तो पता है, बट इस एरिया में, विलेज एरिया में और जहाँ आपका कैंप लगा उस एरिया में तो देखा नहीं गया। और अगर गाय को किसी ने मारा है तो उसकी बॉडी में कुछ तो हड्डी फड्डी कुछ तो मिलनी चाहिए। जंगलों के अंदर बड़ी सर्चिंग हुई, कुछ नहीं मिला दोनों का। तो अल्टीमेटली
एक दिन क्या हुआ कि जब एक दिन भर इसने फॉरेस्टर ने बोला कि हम लोग को थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है कि ये कहीं कोई क्रोकोडाइल का काम ना हो। तो फादर ने कहा कि भाई क्रोकोडाइल कहाँ से आ जाएगा इस पॉन्ड में, तो हम लोग, हमारा स्टाफ, वो भी, उनके भी जो पालतू जानवर है वो आते हैं, बकरी वकरी जो पाल के रखते हैं कैंप में, पानी पीने इसी पॉन्ड में आते हैं। वो पॉन्ड जो था वही 1-1.5 फरलांग की दूरी पे था हमारे कैंप से, जो फादर का कैंप था। तो बोले फिर भी एक बार देखना चाहिए। तो फॉरेस्टर्स ने अपने स्टाफ के साथ जाके उस लेक का मुआयना किया और थोड़ा सा जंगल की तरफ जो पॉन्ड का जो मट्टी वाला एरिया था वहाँ उनको वो सबूत मिल गया कि जो बात बोली कि यहाँ क्रोकोडाइल हो सकता है, तो क्रोकोडाइल की रेंगने वाला उसके पैर के निशान वो कच्चे वाले उसमें गीले में नज़र आ गए। तो ये कंफर्म हो गया कि क्रोकोडाइल है। अब ये क्रोकोडाइल आया कहाँ से, ये बहुत अचंभित करने वाली बात थी कि इस लेक में क्रोकोडाइल था ही नहीं। तो तब ये एज्यूम किया गया कि जो बांध टूटा था उसमें क्रोकोडाइल्स थे नदी में। तो नदी से वो रेंगता हुआ क्रोकोडाइल ये नियरेस्ट वाटर बॉडी मिली होगी, इसके अंदर घुस गया। ये कई किस्से यहाँ भी होते हैं, मैंने साउथ अमेरिका में भी इस तरह के किस्से सुने हुए हैं। तो आगे छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ के अंदर घुस जाते हैं, पता भी नहीं लगता कि इसमें क्रोकोडाइल रहता है। इवन आप जो डॉक्यूमेंट्रीज अफ्रीका में देखोगे कि वो पानी के अंदर छोटे से एक ताल में ऐसा घुस जाते हैं कि नज़र नहीं आते हैं, और फिर कोई जानवर अगर आता है तो उसको खींच के अंदर ही ले जाते हैं, और फिर वो तो निकल लेते हैं, पूरी पलटा के तोड़ देते हैं शरीर को और निकल ही लेते हैं। तो रिमेन्स आपको मिलेंगे कहाँ से? हड्डी तक उनके जो है अंदर जो एसिड होती है वो हड्डी को पिघला देती है। तो उनकी मैकेनिज्म ही ऐसी बनी हुई है। तो अब यही हुआ कि भाई इसमें आपको लेना तो है, तो फॉरेस्ट ऑफिसर और गांव वालों ने तो एजिटेशन चालू कर दिया, हल्ला चालू कि हमारी गायें मर रही हैं और फॉरेस्ट वाले कुछ कर नहीं रहे। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल ने ये तय किया कि अगर ये हम लोग को क्रोकोडाइल दिख गया तो उसको हमको शूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा नुकसान करेगा। और लोगों ने गायों को भेजना बंद कर दिया। पानी की कमी ऐसी ही उस बेल्ट में रहती है, और वो एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें पानी मिलता था, उससे वो लोग अपनी कपड़ों की धुलाई भी करते थे, गांव वाले जाके उसमें अपने कैटल को भी वहाँ पानी पिलाते थे, कैंपर्स भी जाते थे वहाँ पर। तो फिर ये तय हुआ कि इसको शूट डाउन करना पड़ेगा। उस समय ट्रैंक्विलाइजेशन का तो कोई प्रॉब्लम ये था ही नहीं, जरिया ही नहीं था, तो शूट ही करने का था। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शूटिंग का ऑर्डर दिया, तो जो फॉरेस्ट का एक शूटर था वो, और फिर फादर को उन्होंने ऑफ़र किया कि भाई आप भी बैठिए अपनी राइफल को लेके ट्राई करिए। तो फादर ने अभी तक किसी क्रोकोडाइल को मारा तो नहीं था, बट क्योंकि वो कल को मैन ईटर भी हो सकता था। मालूम पड़ा कोई आदमी गया नहाने के लिए या कपड़ा धोने के लिए, उसको खींच लिया, तब तक तो कोई केस नहीं हुआ। तो वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने ऑफ़र कि चलो वे बैठते हैं देखते हैं कि। एंड आप लोगों को मालूम होगा कि जो मगरमच्छ की ऊपर की खाल होती है बड़ी मजबूत होती है। तो जब भी आप मगरमच्छ की शिकार करते हैं तो यू हैव टू प्लान दैट वे कि बिल्कुल सामने की तरफ, जैसे अगर मैं बंदूक लेके इधर बैठा हुआ तो मेरे सामने की तरफ कोई भी ना बैठे। ऐसा ना हो कि कहीं गोली उसके चमड़े में ना धंस के और डिफ्लेक्ट करके सामने चले गई तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो तय ये हुआ कि एक ऐसे बैठेगा, एक ऐसे बैठेगा, यानी एक उधर से शूट करेगा ऐसे, ये देखिए इस डायरेक्शन पे। तो एक में फादर बैठ गया, इधर फॉरेस्ट वाले बैठ गए और वेट किया। ये शाम की बात है कि अभी तो यहाँ जानवर आएंगे कम, जानवर तो आना ही बंद हो गए थे, हमारे डर के गांव वालों ने भेजना ही बंद कर दिया था। बट अगर मगर को भूख लगी है तो थोड़ा सा निकलेगा बाहर जरूर, और तब हम लोग जो है टॉर्च मारेंगे और चांस लेंगे। और फिर ये फादर ने भी सजेस्ट किया था उनको कि उन्होंने भी कभी क्रोकोडाइल को शूट नहीं किया था, कि बॉडी पे कम मारिएगा, उसके थूथन जबड़े में मारिएगा, ये एक कमज़ोर हिस्सा होता है। या ऐसे अगर ये है नीचे का हिस्सा, ये दिख जाए तो आप वहाँ शूट करिए, दैट इज़ द सॉफ्टेस्ट पार्ट क्रोकोडाइल का। ठीक है, तो यही तय हुआ। और बैठते बैठते शाम को जाके ये लोग दोनों अपने अपने कोने में, 2-3 लोग इधर, ये 2-3 जो फॉरेस्ट वाले थे फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बैठ गए। इत्तेफाकन जहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन पे अंधेरा ठीक होने से आधे घंटे के अंदर वो पानी से बाहर आया, क्योंकि बड़ा जानवर होता है, जब मूवमेंट वो पानी में करके बाहर आता है तो थोड़ी छप छप की आवाज़ आती है। वो इतने, हालांकि वो इतने प्लेन आते हैं, बट वो मेरे ख्याल से बिल्कुल बेदागी से आ रहा था,
कि वो समझ ही नहीं पाया कि बुशेस के पीछे कोई चुपके हमारा इंतज़ार कर रहा है, और वो बाहर निकला। एंड आई थिंक ही मस्ट बी हंग्री कि 2-3 दिन से कोई शिकार नहीं मिला था। हालांकि एक बड़ा शिकार मार लेते तो उनको बहुत दिन शिकार की ज़रूरत होती नहीं है, बट मेरे ख्याल से होगा वो भूखा तभी वो बाहर निकला, या दूसरी चीज़ जो थी कि या तो चांस लेने निकला था कि देखें क्या मिलता है आज, कोई और जानवर। पानी का पॉन्ड है तो इतना दिमाग तो है उसको कि पानी पीने कोई ना कोई आएगा, मैं चांस लूँगा। तो जैसे ही वो बाहर निकला और वो सूंघने के लिए थोड़ा ऐसे नाक करके ऊपर किया, तो ये हिस्सा जो था ये समझिए कि उसका मुंह है, और उसने ऐसे ऊपर किया, उन्होंने यहाँ 2-3 फायर किए अपने राइफल से जो फॉरेस्ट वाले थे, और पलट के गिरा। तो और तब तक उसने फिर जो है पानी की तरफ जाने की कोशिश की, तो उन्होंने 2-3 फायर और की। तब तक फादर ने उधर से जो है थोड़ा सा हल्ला किया कि वो भाग रहा है बाएं तरफ जंगलों की तरफ। तो उस तब तक आदमी चले गए, सबके हाथ में टॉर्चेस थी। उसको फिर देखा कि गोली तो लगी है, बड़ी खून निकल रहा था उसके शरीर से। तब फिर वो लोग रस्सा सब तैयारी करके ले आए थे, रस्से से पकड़ा और फिर उसको लाके निकाल के रखा। सुबह जब सब गांव वालों को पता लगा, कैंपर्स को पता लगा, और अच्छा खासा यूज साइज़ का था वो, करीब 14.5-15 फीट का था। तो अच्छा खासा साइज़ का वो मेल था जिसको मारा गया था। तो फादर यही कह रहे थे कि बड़ा अफसोस हो गया कि मैं शूट नहीं कर पाया, कि मेरे तरफ वो नहीं निकला, वो निकला वो फॉरेस्ट ऑफिसर के साइड पे, जहाँ ये तय था कि भाई जिसके भी साइड पे वो निकलेगा वो चांस लेगा, और थूतन की तरफ ही चांस ज़्यादा लेना बनिस्बत की बॉडी के ऊपर, क्योंकि उसका जो ऊपर का जो वो परत रहती है स्किन की, वो बहुत हार्ड होती है। तो खैर वो बात ख़त्म हो गई, उसकी बॉडी को फिर फॉरेस्ट वाले ले गए, और उसके बाद वहाँ उस गांव में शांति हो गई। और यही जो फैक्ट था कि वो निकल के आया होगा। तो ये ट्रैवल करते हैं, और जो जिस नदी से वो ट्रैवल करके आया होगा मेरे ख्याल से कम वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर थी। तो वो अनसीन कैसे ट्रैवल करके, इतना बड़ा जानवर है ना, रात को ट्रैवल करके आता होगा। और इतने बड़े जानवर का कोई दुश्मन तो होता नहीं है अगर वो है, सिवाय कोई टाइगर हो या हाथी हो कि पैर से मार दे, अदरवाइज उसका और कौन सा दुश्मन है। तो बहरहाल ये अंत हो गया। अब ये जो गांव था ना, ये गांव जो था उसमें एक चीज़ और मेरे को उस समय फादर ने बताई कि एक टाइम का किस्सा था कि जो चौकीदार रात में ड्यूटी लेता था ना, तो उसने बोला कि साहब रात को ना ये जंगल के ये हिस्से से, दूर के हिस्से से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो बच्चे की रोने की आवाज़ रात में आती है और दिन में नहीं आती है, खाली रात में आती है। बोले हाँ साहब, जब मैं ड्यूटी देता हूँ तो मेरे को आती है। तो फादर ने बोला बेकार की बात कर रहा है, यहाँ तुम जो बता रहे हो ना कि आत्मा सात्मा है, कोई आत्मा सात्मा नहीं है। कह रहे नहीं सर, बच्चे की आवाज़ आती है, आपको मैं जिस दिन वो आवाज़ आएगी आपको मैं जगाऊंगा, आप भी सुनिएगा। तो फादर का घर थोड़ा कैंप के उस साइड में था, तो वहाँ तक आवाज़ शायद ना जाती हो। ये जब पूरा राउंड लगा के कैंप का निकलता होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में आता था, उस साइड जो हिलॉक था वहाँ से ही आवाज़ आती थी। तो फादर को उसने बोला कि सर जो इधर वाला टेंट है, इधर आप शाम को रहेंगे। और ये आवाज़ करीब आती थी वही रात में 12 से 1 के बीच में, 1, 2, 3 बजे के बीच में कभी भी आती थी, और बिल्कुल ऐसी लगती थी वैसे जैसे एक बच्चा रो रहा है। तो कैंप वालों को ये भय हो गया, कोई आत्मा का तो यहाँ पर वो नहीं है कि कोई बच्चा अच्छा मरा हो उसकी आवाज़ आती हो। तो अब गांव में ये चीज़ें बहुत जल्दी फैलती है, गांव वालों को भी पता लग गया। गांव वालों ने भी एक दिन जो है आके वो रात में आवाज़ सुनी, और गांव वाले तो और ज़्यादा भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। उन्होंने भी बोला कि साहब यहाँ आत्मा का है वेश और ये ठीक नहीं है, किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। तब फादर ने बोला कि तुम लोग 1-2 दिन रुक जाओ, हम लोग थोड़ा देखें तो ये आवाज़ कहाँ से आती है। तब देखा तो फादर और 2-3 कैंप के यंग जूनियर जो ऑफिसर्स थे वो टॉर्च लेके रात के टाइम पे निकले, और वो हिलॉक जहाँ पर वो आवाज़ आती थी वहाँ पर पहले से जाके ये किनारे बैठ गए और वेट करते रहे कि भाई ये आवाज़ अगर आती है तो हम वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स द वॉइस जहाँ से आ रही है, बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो वही करीब 12:30-1 बजे के बीच में वो बच्चे की रोने की आवाज़ फिर चालू हुई, तो छोटा बच्चा जैसे रोता है। तो ये लोग धीरे धीरे प्रोसीड करके गए और देखा कि ये वो एक पेड़ है, पेड़ से आवाज़ आ रही है। तो इन
तो गांव वाले कह रहे हैं साहब ना हो इसी पेड़ में जो आत्मा जो का वेश है वास करती है और आप बहुत नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फादर ने कहा यार कुछ भी अगर होगा, हम लोग इतने लोग साथ में हैं, तुम पहले जो है पेड़ पे थोड़ा टॉर्च मारो। तो पेड़ पे टॉर्च मारा गया जैसे होता है, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, और टॉर्च मारे तो आवाज़ बंद। और फिर थोड़ी देर में वही बच्चे की आवाज़ रोने की आई। तो फादर कह रहे थे कि इतनी भयानक आवाज़ वो रात में जंगल में लग रही थी कि कोई भी डर जाए कि भाई ये वाकई कोई ये स्पिरिट एरिट का चक्कर है। फिर जब दोबारा मारी ने जैसी आवाज़ आए तो दोबारा 2-3 लोगों ने टॉर्च मारा, तो एक दम बोला एक डाल में यहाँ से आवाज़ आ रही है। हाँ, तो वहाँ सब ने टॉर्च मारा। जब सब ने टॉर्च मारा तो देखते क्या है कि एक आउल, जिसको आप बोलते हैं ना ग्रेट इंडियन हॉर्न, थोड़े से हॉर्न जैसे रहते हैं, वो उसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन हॉर्न आउल, वो जो है बोल रहा है। दे आर वेरी गुड मिमिक्स। वो बिल्कुल मिमिक कर रहा था एक बच्चे की तरह। अगर जो जानता ना हो तो बिल्कुल ऐसा लगे कि छोटा बच्चा रो रहा है। अब मैं तो आवाज़ नहीं निकाल सकता हूँ, बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि छोटे बच्चे की आवाज़ एकदम जंगल के अंदर आए तो सिवाय आदमी ये सोचे कि भूत प्रेत ना हो तो और कुछ सोच ही नहीं सकता है। बट एक्चुअली फिर वो निकला क्या, एक ग्रेट इंडियन हॉर्न आउल। एंड फिर मेरे फादर ने बताया, तब उसको वहाँ से भगाया गया। तो ये भ्रम जो लोगों के अंदर था निकला, उसकी आवाज़ कुछ दिन और आई, बट फिर मेरे ख्याल से वो वहाँ से उड़ के कहीं और चला गया होगा, तो वो आवाज़ नहीं आई। बट मेरे फादर ने फिर मेरे को बताया कि ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्न आउल हैं, दे आर ग्रेट मिमिक्स। वो कई तरह की आवाज़ निकाल सकते हैं जो मेरे को नहीं मालूम थी। मेरे को भी ये गूगल में सर्च करना पड़ेगा कि किस तरह की आवाज़ें और निकाल सकते हैं ये लोग। तो फादर कह रहे थे कई तरह की आवाज़ें और निकालते हैं। हाँ, अब मैं गूगल में सर्च करूँगा। बट ये मेरे को जो स्टोरी याद है, मैंने बोला ना मैं डायरी में लिखता रहता हूँ, मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। फादर जब महेंद्रगढ़ में थे ये वाली कहानी बताई थी, फिर वहाँ पर यह MP में थे ये कहानी बताई थी, उत्तराखंड में थे ये कहानी बताई थी। तो मेरे को आज ये कहानी एकदम से याद आई। मैं अपना जब डायरी देख रहा था तो मैंने सोचा आज मैं यही कहानी जो है पोस्ट करूँ।